नमस्कार दोस्तों, दीक्षा कॉमर्स कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं राजेश राजा। आज एक नया चैप्टर करेंगे 11th का, जो कि हमारा है काउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। तो ये कहता है क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ सच मैथमेटिकल इक्वेशन which shows the total assets is equal to total liabilities of business। मतलब यह है कि अकाउंटिंग जो इक्वेशन है ये दिखाता है, क्या दिखाता है कि ये मैथमेटिकल क्या है, इक्वेशन है, गणितीय समीकरण है जो दिखाता है कि टोटल एसेट्स जो हैं हमारी, जो भी बिजनेस हो, फर्म हो, उनमें जो भी टोटल एसेट्स है वो हमेशा टोटल लायबिलिटीज के इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है। तो चलिए समझते हैं कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, इसको कैसे समझते हैं और कैसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहले आता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स तो जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, एसेट्स क्या होता है। एसेट्स वो होता है जो कि भविष्य में हमारा इनकम को बढ़ाता है। ठीक है, तो देखते हैं एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो लायबिलिटीज एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटीज वो होता है जो बिजनेस का ऑनर खुद जो है बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, वो हो गया ऑनर्स इक्विटी, जिसको इंटरनल लायबिलिटीज के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होते हैं जो कि हमारे बिजनेस कंपनी के बाहरी लोगों द्वारा लगाए जाते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर हो गया, क्रेडिटर हो गया, ये सारे हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं। चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि बताया कि एबीसी एक फर्म है, उन्होंने 50,000 नगद से क्या किया, व्यवसाय स्टार्ट किया है। चलिए बिजनेस स्टार्ट किया है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो जैसे ही 50,000 रुपए से नगद से व्यवसाय स्टार्ट किया है, तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि 50,000 से मेरा एसेट्स भी बढ़ जाएंगे। और पता है कि एसेट्स जो कैश हम लगा रहे हैं वो लायबिलिटीज कहीं ना कहीं कंपनी पे क्रिएट हो रहा है, वो ऑब्लिगेशन बन रहे हैं, इसलिए 50,000 से क्या हो जाएंगे, ऑनर्स इक्विटी हो जाएंगे। और लायबिलिटीज क्या रहेगा, लायबिलिटीज तो इनिशियली में कुछ है ही नहीं। तो चलिए कैश के फॉर्म में हम लगा रहे हैं 50,000, तो पहले हम कैश लिख लेते हैं। ऑनर्स इक्विटी तो ऑनर्स इक्विटी ही रहेंगे। और लायबिलिटीज मेरा लायबिलिटीज रहेगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 50,000 नगद से स्टार्ट किया है, तो ट्रांजैक्शन मेरा हो गया 50,000 कैश। और जितने से संपत्ति होते हैं उतने से ही दायित्व, यानी एसेट्स इज इक्वल टू क्या, एसेट्स इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी या लायबिलिटीज। तो जैसे ही 50,000 हमने कैश लगाया, ये 50,000 से ऑब्लिगेशन बन गया बिजनेस के ऊपर। आज न कल तो बिजनेस को देना ही देना है। तो जैसे ही लायबिलिटीज बना, तो इसको हम दिखाएंगे कि ये ऑनर्स ने पैसा लगाया है और ये एक न एक दिन फर्म को या बिजनेस को ऑनर को देना है। और मेरा लायबिलिटीज क्या है, जीरो, कुछ नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, न्यू इक्वेशन कैश मेरा 50,000 आ जाएगा, ऑनर्स इक्विटी हो गया 50,000 और लायबिलिटीज कुछ नहीं है। अब एक चीज हम यहां देख पा रहे होंगे बच्चों कि 50,000 इस साइड भी है और 50,000 इस साइड भी है, जो कि शो कर रहा है हमारा जो ये कंसेप्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन का, कि एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज के बराबर होते हैं। यानी जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे बिजनेस में, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, कभी बोलेगा रेंट आ रहा है, कभी बोल रहा है कि माल परचेज किए, कभी नगद करेंगे, ऐसे ही एक एक करके देखेंगे और हर एक का इंपैक्ट सेम रहेगा। एक ट्रांजैक्शन होगा तो उसका इंपैक्ट दोनों तरफ, या तो एक 50,000 से स्टार्ट हुआ है तो 50,000 से बढ़ गया है,
इसी तरीके से हम कोई माल खरीदेंगे, स्टॉक बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एक एसेट्स भी मेरा घट जाएगा, कैश भी घट जाएगा, इंपैक्ट सेम रहेगा। चलिए आगे देखते हैं कि हमने माल परचेज कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा, जैसे कि माल परचेज कर रहे हैं तो नगद में कर रहे हैं और 10,000 का कर रहे हैं, तो क्या क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा कि मेरे पास कैश का रहेगा ही, एक कैश एसेट्स रहेगा, और दूसरा जो है स्टॉक के रूप में मेरा एक एसेट्स क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जो भी माल हम परचेज करेंगे वो कहीं ना कहीं हमारे गोदाम में जाके स्टोर हो जाएंगे, वो जो स्टोर होंगे वो मेरा क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, कैश हो गया, स्टॉक हो गया, अब क्या बचेगा, ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी और प्लस लायबिलिटी। चलिए कैश मेरा पहले से कितना है, 50,000 है, 50,000 लिखते हैं, स्टॉक 0 था, ऑनर्स इक्विटी 50,000 और लायबिलिटीज 0। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन जो हो उसका इंपैक्ट देखते हैं। बोल क्या रहा है कि 10,000 का माल खरीदा है, 10,000 का, और ये चर्चा नहीं कर रहा है कि नगद खरीदा है या उधार खरीदा है, तो हम मान लेते हैं कि ये उधार खरीदा। ठीक है, तो इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, 0। 10,000 से क्या होगा, स्टॉक मेरा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि 10,000 का माल उधार खरीदे या नगद खरीदे, बड़ी माल तो आएगा ही ना, तो मेरा स्टॉक बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा ऑनर्स पे कोई प्रभाव पड़ेगा सर, जी नहीं, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरा क्या होगा, लायबिलिटीज बढ़ेगा, ऑनर्स का लायबिलिटीज क्या रहेगा, 0 रहेगा। हमारा जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है क्रेडिटर से बढ़ जाएगा, किससे बढ़ जाएगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने से हो जाएंगे, अरे यार जितने से माल परचेज किए हैं उतने ही से तो होंगे सर, बिल्कुल सही। चलिए अब देखते हैं इसका इंपैक्ट क्या पड़ा। तो बच्चों देखते हैं कि 50,000 से तो मेरा कैश तो है ही अभी भी, 10,000 से स्टॉक बढ़ गया है, ठीक है, और 50,000 से तो मेरा ऑनर्स इक्विटी है ही, और 10,000 से क्रेडिटर बढ़ गया है। अब फिर से हम देखते हैं कि ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो कहता है कि ऑलवेज जो क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, यहां चेक करते हैं कि वो है या नहीं, इस बातों को फॉलो कर रहा है या नहीं। देखते हैं कि 50,000 प्लस 10,000 60,000, 50,000 प्लस 10,000 60,000, यानी कि ये जो कंसेप्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन का, एसेट्स जो है लायबिलिटीज के बराबर होते हैं, वो यहाँ भी फुलफिल हो रहा है। जैसे ही यहाँ पे कोई लगे कि नहीं इक्वल नहीं हो पा रहा है, तो हम समझेंगे कि कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं। उसको फिर से जाएंगे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमने क्या इंपैक्ट ले लिया, ये बोल रहा था उधार, कहीं हम नगद लेके कैश तो नहीं घटा दिए, तो मेरा क्या होगा, इंपैक्ट आएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। यहाँ भी कभी कभी इंपैक्ट के थ्रू जाएंगे कि क्या पड़ रहा है, और कभी कभी खुद सोचेंगे कि उसका क्या होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मेरे पास अगला ट्रांजैक्शन बोल रहा है रेंट पे किया, क्या पे किया, रेंट पे किया, तो रेंट देगा तो क्या होगा, ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट, रेंट जब भी देंगे तो हम कैश में देंगे, रेंट तो कभी उधार में नहीं दिया जाता। तो सर रेंट हम देंगे नगद में तो मेरा कैश घट जाएगा। मान लेते हैं रेंट हमने 10,000 दिया, तो सर 10,000 से घट जाएगा, और जो घटना है, जो घटने वाला है, जो माइनस होगा उसको हम ब्रैकेट से शो करेंगे। ठीक है, और जो बढ़ेगा वो ओपन ब्रैकेट में रहेगा, यानी ब्रैकेट के बाहर रहेगा। सर 10,000 कैश दे दिया, क्या स्टॉक घटेगा, जी नहीं सर, स्टॉक क्यों घटेगा, स्टॉक तो दो ही कंडीशन में घटेगा या बढ़ेगा, जब हम माल परचेज करेंगे तो बढ़ेगा, और जब सेल करेंगे तो घटेगा। रेंट देने से घटता है क्या सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं घटता है। हम 10,000 से कैश को घटाएंगे क्योंकि रेंट दे रहे हैं, और जैसे ही सर रेंट हमने दे दिया तो क्या हमारा ऑनर्स इक्विटी घटेगा या बढ़ेगा। तो सर जब भी हम कैश देंगे तो ये हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस है, कहीं नहीं कहीं जाके ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रिड्यूस कर देंगे, उतने से जो भी एक्सपेंस है हमारे प्रॉफिट को क्या करते हैं, कम कर देते हैं।
ठीक है, तो हमारा जो ये ऑनर्स का इक्विटी है, ऑनर्स का इक्विटी कितने से कम हो जाएंगे? 10,000 से। चलो फिर से हम इम्पैक्ट देख रहे हैं कि क्या पड़ रहा है, क्या इस बार इक्वल आ रहा है या नहीं। तो माइनस करते हैं 50 से 10, कितना बचेगा? 40,000 सर कैश हमारे पास बचेंगे। और सर ये क्या बचेगा? तो सर 10,000 में 0 रुपए का इम्पैक्ट पड़ा है, तो ये तो 10,000 ही रहेंगे। फिर जो है 10,000 से मेरा क्या घट जाएगा? ऑनर्स इक्विटी। और लायबिलिटीज मेरा क्या रहेगा? 10,000 से। चलो टोटल करके देखते हैं क्या ये न्यू इक्वेशन जो हमारा आया है वो बराबर है या नहीं। 40,000 10 50,000 एसेट साइड, फिर 40,000 और 10,000 50,000। सर बात तो यहां भी बिल्कुल बन रही है, एसेट्स जो हैं लायबिलिटीज के बराबर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि हमारा कैश क्या था। कैश प्लस स्टॉक था, फिर हमारे पास ऑनर्स इक्विटी थे, और लायबिलिटीज तक एज अ फॉर्म ऑफ क्रेडिटर। ठीक है, तो सर कैश हमारे पास 40,000 के थे, स्टॉक 10,000 के थे, ऑनर्स इक्विटी में 40,000 और 10,000 का चीज की क्रेडिटर। चलिए अब आगे ट्रांजैक्शंस बोल रहा है कि हमने 10,000 का माल 5,000 के प्रॉफिट पे बेचा। तो 10,000 का माल 5,000 के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सर 10,000 का माल 5,000 के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो 10,000 तो हमारा जो माल है उसकी कीमत और 5,000 प्रॉफिट, वो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15,000। ठीक है सर, तो 15,000 से क्या होगा? 15 जब भी माल बेचेंगे तो कैश मेरे पास आएगा, जितने का सेलिंग प्राइस होगा उतना ही हमारे पास कैश आएगा। तो 15,000 हमारे पास क्या आ रहे हैं? कैश आ रहे हैं, तो 15,000 ऐड कर देंगे कैश में। और 10,000 का स्टॉक जो है हमारे पास से जा रहा है, स्टॉक जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये लेस हो जाएगा। ठीक है, मेरा स्टॉक यानी गोडाउन में जो जाएंगे तो क्या होगा? 10,000 से मेरा जो स्टॉक है वो नहीं रहेगा, घट जाएगा, तो यहां भी घटा देंगे। अब क्या है कि 15,000 में बेच रहे हैं 10,000 का माल, तो कहीं ना कहीं हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है। जैसे ही प्रॉफिट आ रहा है, ये क्या करेगा? प्रॉफिट ऑनर्स इक्विटी बढ़ा देगा, यानी कि जिसने व्यवसाय में पूंजी लगाया है उसका बैलेंस क्या होगा? 5,000 से बढ़ जाएगा, यानी प्रॉफिट के अमाउंट से बढ़ जाएंगे, तो 5,000 हम यहाँ पे क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। क्या क्रेडिटर पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं जी सर, क्रेडिटर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये 0 हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या आता है। 40,000 पहले से थे, 15,000 में माल बेचे तो कितना हो गया? 55,000 प्लस क्या मेरे पास अब स्टॉक है क्या? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। 10,000 का था मेरे पास स्टॉक, 10,000 से खाली हो चुका है, 0 हो जाएंगे। ऑनर्स इक्विटी कितने से हो जाएंगे? सर 40,000 पहले से थे और 5,000 प्रॉफिट, टोटल हो जाएंगे 45,000 के। और क्रेडिटर अभी भी सर 10,000 है ही, क्योंकि अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है। ये हमारा हो जाएगा न्यू इक्वेशन। चलिए सर, अब क्रेडिटर को भी पेमेंट कर देते हैं, बहुत दिन हो गया, मांगने के लिए नहीं आया, अपना क्रेडिट बना के रखते हैं। वो आए उससे पहले उसको क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर देते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन लिखेंगे, जैसे ही बताएगा ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो भी इंपैक्ट आएगा यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिख के दिखाएंगे, और लेस करने के बाद जो भी बचेगा वो हमारा न्यू इक्वेशन होगा। ठीक है, तो 10,000 सर हमें क्रेडिटर को पे करना है। पे करना है तो सर कैश तो मेरे पास से चले जाएंगे। हाँ सर बिल्कुल जाएंगे, 10,000 से लेस कर देंगे कैश को। स्टॉक तो मेरे पास है ही नहीं सर, ये 0 हो जाएंगे। क्या ऑनर्स इक्विटी पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हमें पे किसको करना है? क्रेडिटर को।
तो क्रेडिटर घट जाएंगे, ऑनर्स इक्विटी पे 0 रुपया का इम्पैक्ट, 1 भी रुपया का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और 10,000 से मेरा क्रेडिटर भी खत्म, यानी कि अब हमें कोई पैसे पे नहीं करने। अब जो बचेगा हमारा न्यू इक्वेशन होगा, क्या हो जाएंगे? अच्छा सर 55,000 रुपए थे, 10,000 पेमेंट कर दिए, 45,000 बच जाएंगे। स्टॉक सर कुछ भी नहीं है, 0। ऑनर्स इक्विटी सर तो आ जाएंगे 45,000 और क्रेडिटर 0। अब देख रहे हैं हम, जितने से हमारे पास संपत्ति है उतने से ही दायित्व हैं। ये 45,000 इधर भी, 45,000 इधर भी आ रहा है, यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। ये हमेशा बराबर होगा, जब तक बराबर आते जाएगा हम मानेंगे कि मेरा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ये सही है। आगे देखते हैं। अब जो है नगद माल खरीदते हैं, क्योंकि मेरे पास स्टॉक 0 है, चलो नगद खरीद लेते हैं। अब मान लो कि बोला जा रहा है 30,000 का नगद माल खरीदा, 30,000 का नगद माल खरीदा, तो क्या होगा सर? तो 30,000 से तो हमारा कैश घट जाएगा। नगद में सर पेमेंट करना है ना? जी बिल्कुल करना है। और स्टॉक कितने से बढ़ जाएंगे? 30,000 से ही बढ़ जाएंगे सर, क्योंकि हमने 30,000 मूल्य का ही क्या लाए हैं? स्टॉक गुड्स लाए हैं। क्या इस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कैपिटल पे? नहीं सर, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और क्रेडिटर पे भी सर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये 0 ही रहेंगे, क्योंकि हमने नगद माल खरीदा है। क्रेडिटर कब बढ़ेंगे? जब हम उधार माल खरीदेंगे। चलिए न्यू इक्वेशन इसका क्या आ जाएगा? तो सर 45,000 थे, 30,000 गया तो लेस हो जाएगा, तो 15,000 कैश का और 30,000 स्टॉक का, ठीक है। और इधर क्या बचेगा? 45,000 ऑनर्स इक्विटी, क्रेडिटर 0। अब चलिए सर आगे बोल रहा है कि हमने जो है सुरेश को, सुरेश कौन है? अपना मित्र ही है, मित्र है, उसको क्या चलिए उधार दे देते हैं, आज ना कल तो पेमेंट कर ही देगा, भाग तो नहीं जाएगा। तो अब इसको माल बेचा जा रहा है, यानी कि हम 20,000 का माल इसको उधार बेचेंगे। किसको? अरे मेरा मित्र सुरेश। बेचें तो क्या क्या होगा सर? उधार है तो कैश तो आएंगे नहीं, इस पे 0 इम्पैक्ट पड़ेगा। 30,000 में से 20,000 लेस हो जाएगा, क्योंकि ये 20,000 मेरे पास स्टॉक चला गया है, और 20,000 से सुरेश जो कि हमारा डेटर है ये क्रिएट हो जाएगा, 25,000 से होगा, सॉरी 25,000 से होगा, क्योंकि हमने उसको 25,000 मूल्य का माल 25,000 में दिए, और 5,000 कहाँ जाएगा? प्रॉफिट, ये ऐड हो जाएगा, ये 0 इम्पैक्ट आएगा। अब मेरे पास क्या बचा न्यू इक्वेशन? 15,000 से हो गए हमारे पास कैश, स्टॉक अभी भी 10,000 का बचा हुआ है, और सुरेश जिसको माल बेचा था वो हमारा डेटर बना हुआ है, और 50,000 से हमारे पास ऑनर्स इक्विटी। चलिए टोटल करके देखते हैं, 15 और 10 कितने हो जाएंगे? 25 और 25 50 अभी इक्वल हैं, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन का जो रूल है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज वो फॉलो कर रहा है। आगे चलिए सर, कभी कभी बताएगा कि डेटर ने हमें पेमेंट कर दिया, डेटर ने हमें पेमेंट कर दिया, लेकिन क्या कभी कभी कहेगा क्या? जैसे सुरेश से कितने लेने थे? 25,000। अब सुरेश तो हमारा मित्र था, उसको माल उधार दे दिए थे, अब उसके यहाँ जा रहे हैं, भाई सुरेश पैसा जमा कर दो यार, जमा कर दो, दे ही नहीं रहा। अब हमें लग रहा है कि सुरेश जो है पैसा नहीं देने वाला, तो दूसरा स्ट्रेटजी अपनाते हैं, क्या? कि उसको हम कुछ डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। 25,000 उससे लेने हैं, तो क्या करेंगे कि सुरेश को सेटलमेंट करेंगे, बोलेगा सेटलमेंट कर लिया। कितने से? बोला कि 25,000 प्राप्त करने थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? मात्र 24,000 बोलने की, 24,000 अभी हमें दे दो, 1,000 रुपया तुम्हारा माफ, डिस्काउंट। तो चलिए सर 24,000 मेरे पास कैश आ जाएंगे, वो एग्री हो गया, ठीक है, 1,000 डिस्काउंट मिल रहा है, ले लो। 24,000 से हमारे पास क्या आ जाएंगे? कैश आ जाएंगे। क्या स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ेगा? जी नहीं सर,
डेटर पे, यस सर, डेटर पे 25,000 से पूरा सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, पूरा सेटलमेंट हो जाएगा, यानी कि 25,000 से मेरा डेटर खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, तो सर मैंने जो डिस्काउंट उसको दे दिया, हमारे लिए क्या लॉस की बात या प्रॉफिट की बात है? जी सर, लॉस की बात है। हमें 25,000 मिलने थे, मात्र 24,000 ही मिला, 1,000 डिस्काउंट दे दिए। लॉस की बात है तो क्या करेंगे, 1,000 रुपया ऑनर्स के इक्विटी से घट जाएगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, इसका डेबिट साइड यानी प्रॉफिट को कम कर देता है। कम कर देंगे सर। अब देखते हैं हमारे पास क्या बचा। 24,000 आया है सर, 15,000 पहले से थे तो 39,000 रुपए हो जाएंगे। 10,000 स्टॉक अभी भी हमारे पास रहेंगे, डेटर सर 0 हो जाएगा। और क्या होगा, और सर 50,000 पहले से हमारे पास ऑनर्स इक्विटी था, 1,000 तो हम डिस्काउंट दे दिए, तो क्या बचेगा 49,000, डेटर कुछ है ही नहीं, 0। अब हम टोटल करके देखते हैं, 39,000 और 10,000, 49,000 और इधर भी 49,000, यानी कि सॉल्व हो चुका है हमारा प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, आज देखें हम कि अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या है, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन अप्रोच जो था ये कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ऑनर्स इक्विटी निकालना, एसेट्स निकालना, और इस तरीके से नहीं, फॉर्मूले के बेसिस पे कैसे निकलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और आगे आप दीक्षा कॉमर्स कोचिंग समस्तीपुर में आप क्लास करना चाहते हो तो आगे कर सकते हो, और हमारा कांटेक्ट नंबर है 6204663076। यहाँ पे 11, 12 सबकी क्लास चलती है और बीकॉम की भी। ठीक है, और मात्र नॉमिनल फी लेके हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट मिले। हमारा ये मोटिव है कि अधिक से अधिक लोग जो गरीब बच्चे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, मात्र एक नॉमिनल फी में हम लोग पढ़ाते हैं। ऐसे तो मार्केट में जाइएगा तो बहुत ज्यादा प्राइस है, बस हमने 1,000 रखा था, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके, जो फिनेंशियली वीक हैं वो भी पढ़ सके, तो मैंने इसको मात्र 500 कर दिया है। 500 में ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी बच्चों, सारी सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी, हिंदी, इंग्लिश, ईपीएस, इकोनॉमिक्स, जो भी है आपका, इकोनॉमिक्स हो या ईपीएस हो, सारे पढ़ाए जाएंगे सब्जेक्ट मात्र 500 में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।